नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास के साथ। दोस्तों, आज हम आप सबके समक्ष लगभग 1000 साल का इतिहास सिर्फ एक क्लास के अंदर खत्म करेंगे। ठीक है, और ये क्लास सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। हर उस इंसान के लिए इंपॉर्टेंट है, हर उस भारतीय के लिए महत्वपूर्ण है जो वैदिक सभ्यता से परिचित होना चाहता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपने इतिहास को, शुरू करते हैं अपने इतिहास के इस दर्शन को। और आइए हम लोग टाइम ट्रेवल करते हैं, यानी कि 1000 साल का इतिहास पूरी बेहतरीन ढंग के साथ। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। क्योंकि हम वैदिक सभ्यता के ऊपर बात करेंगे। हम लगभग 600 बीसी से लेकर के, यानी 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 साल के आगे तक के इतिहास को पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, यह लगभग 1500 से लेकर के 600, मतलब लगभग 1000 साल का बीच का इतिहास आपके समक्ष रख दिया जाएगा। ठीक है, तो हम जो पाठ करेंगे वो करेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। ठीक है, वैदिक सभ्यता जो होती है वो होती है ग्रीक ग्रामीण सभ्यता। हमने इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा था। तो अब आपको थोड़ा आश्चर्य लगेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता तो एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन वैदिक सभ्यता जो है वो एक ग्रामीण सभ्यता है। जबकि आमतौर पर हमें ये देखने को मिलता है कि ग्राम से शहर की तरफ सभ्यताएं जो होती है वो जाती है। लेकिन ये जो सभ्यता हमें, जो भारत की जो सभ्यताएं हैं, वो ग्राम से ना शहर की तरफ ना जाके ये शहर से ग्रामीण की तरफ आती है। इसका कारण ये होता है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता होती है वो अपने आप समय के साथ वो ढह जाती है, मतलब वो खत्म हो जाती है। ठीक है, उसके कई सारे कारण थे, कई सारे और भी तरीके थे, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में वर्णन कर दिया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखा है तो पिछले पीछे जाएं और सिंधु घाटी सभ्यता को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझे कि वो आखिर ऐसा क्यों हुआ था। ठीक है, तो क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो चुकी थी। अब क्या हुआ, इसी बीच में जब सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई तो बीच में होता है आर्यों का आगमन। ठीक है, आर्य एक जनजाति थी जो कहां से आती थी, जो आती थी साइबेरिया से। साइबेरिया यानी कि दक्षिण रूस से। तो दक्षिण रूप से ये जनजाति आई थी और इसने भारत के दक्षिण पश्चिम हिस्सों में प्रवेश किया, जहां पे हमें आज का पाकिस्तान देखने को मिलता है। ठीक है, सिंधु नदी के आसपास ये पहले रहा करते थे और इसके साथ ही जैसे ये भारत में आगमन करते हैं, इसके साथ हमारे पास वैदिक सभ्यता की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हम पहले इसमें क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे वैदिक काल में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वैदिक साहित्यों के बारे में। वैदिक साहित्य में इसमें हम पढ़ेंगे मंत्र के बारे में। मंत्र मतलब इसमें चारों वेद होते हैं। और ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ मतलब कोई ग्रंथ नहीं है जिसको ब्राह्मणों ने लिखा है, बल्कि ये ग्रंथों के नाम है। और वो कौन कौन से ग्रंथ है मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, आर्यों का स्थानांतरण किस तरीके से हुआ, आर्य किस तरीके से भारत में पहुंचे, भारत में उनका भौगोलिक विस्तार किस तरीके से हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। वैदिक उस टाइम के जो आर्थिक अर्थव्यवस्था थी वो किस तरीके से थी, मतलब आर्यों की अर्थव्यवस्था किस तरीके से थी, समाज किस तरीके से था हमारा, धर्म उस टाइम पे कौन कौन से थे, और जो हमारी जो राज्य की व्यवस्थाएं थी आर्यों के टाइम पे वो किस तरीके से, हमारे वैदिक काल में हमारी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, धार्मिक व्यवस्थाएं कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, और ये आर्यों का विस्तार किस तरीके से, आर्यों ने किस तरीके से देश के अंदर प्रवेश किया, इन सभी के बारे में हम यहाँ पे विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। ठीक है, देखिए वैदिक सभ्यता की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि वेद का अर्थ क्या होता है। वेद का मतलब होता है जानना। ठीक है, वेद अगर कभी आपको दिख जाए कि वेद का मतलब, जैसे 4 वेद थे तो चारों वेद में सबसे पहले वेद का अर्थ होता है जानना। ठीक है, तो वेद में हमें यहाँ पे वैदिक साहित्य में जब हम पूरा ग्रंथ पढ़ते हैं तो हमें 2 प्रकार के ग्रंथ मिलते हैं। एक तो मिलता है मंत्र, मतलब ये ग्रंथों के नाम है मंत्र, और दूसरा होता है ब्राह्मण। ठीक है, मंत्र के अंदर हमें 4 प्रकार के वेद मिलते हैं, यानी कि मंत्र जो है वो 4 प्रकार के वेद हैं। कौन कौन से वेद हैं, चारों वेद आपको पता होगा, नहीं पता तो बताता हूँ। देखिए, एक होता है ऋग्वेद, दूसरा होता है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद के अंदर में क्या होता है कि ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है और इसमें कई तरह के विस्तार तरीके से हमें उस समय के वहां के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवनों का वर्णन मिल जाता है। ऋग्वेद में सबसे प्राचीन ग्रंथ हमारे पास कौन सा है, दुनिया भर में अगर दुनिया की बात करें तो दुनिया में सबसे पुराना ग्रंथ अगर कुछ है तो वो ऋग्वेद है। ठीक है, और भारत में भी और जितने हमारे पास वेद हैं सभी वेदों में भी सबसे पुराना ऋग्वेद ही है। ठीक है, उसके बाद हम पाते हैं सोमवेद के बारे में। सोमवेद में क्या होता है, सोमवेद में होता है पेड़ पौधों के बारे में हमें वर्णन मिलता है। ठीक है, हमें पता चलता है कि पेड़ पौधे किस तरीके से काम करते हैं, पेड़ पौधे के अंदर में कौन कौन सी चीजें होती हैं। ठीक है, इन सब के बारे में हमें पता चलता है। यजुर्वेद में क्या होता है, हमें पता चलता है यज्ञों के बारे में। ठीक है, और जो अथर्ववेद होता है उसमें हमें पता चलता है जादू टोने के बारे में। ठीक है, समझ में आ गया आपको, 4 वेद होते हैं और कौन कौन से वेद होते हैं। तो यजुर्वेद में क्या होता है, यज्ञ अनुष्ठानों के बारे में वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में क्या होता है, जादू टोने और रोग के उपचारों के बारे में, मतलब एक प्रकार का मेडिसिन जो हमें चीजें मिलती है ना, मेडिकल चीजें जो हमारे पास उपचार की चीजें होती है, चिकित्सा की चीजें होती है, वो हमें पता है अथर्ववेद में। ठीक है, तो चारों वेद के बारे में आपने समझ लिया। चारों वेद कहाँ मिलते हैं, मंत्र में। ठीक है, जब हम बात करते हैं इसके बाद हमें क्या मिलता है, अन्य जो ग्रंथ है, एक है तो आर्जयक। ठीक है, ये जो ग्रंथ है नीचे वाला, आप ध्यान से पढ़ें इसको, आर्जयक। ठीक है, ये जो ग्रंथ है
ये ग्रंथ होता है हमें जंगली आबादी जो आदिवासी लोग होते हैं और उनका जो जीवन जिस तरीके से होता है, उसमें जो जंगली जीवन किस तरीके से है, इन चीजों का वर्णन हमें यहाँ मिलता है। ठीक है, दूसरा उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है उपनिषद। उपनिषद को ही कहते हैं वेदांत। ठीक है, यानी कि वेद का अंत। यहाँ से उपनिषद जब से शुरू हुआ है तब से वेद का अंत हो जाता है। और उपनिषद में हमें क्या मिलता है, उपनिषदों में मिलता है दार्शनिक विचार विमर्श में मिलता है। किनके द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा और दूसरे और जो चीजें हैं उन सब के द्वारा। ठीक है, और जो ये धार्मिक जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं ना, ब्राह्मण ग्रंथ, ये कोई ब्राह्मणों के बारे में ऐसे कि नहीं है कि ब्राह्मण जातियों के बारे में वर्णन हो रहा है। यहाँ पे बात हो रही है ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। ठीक है, इसमें कई तरह के ग्रंथ आते हैं जिसका हम विस्तार से वर्णन से पढ़ेंगे आगे। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद आप ये 3 क्वेश्चंस हैं, इन 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और कमेंट सेक्शन में इन तीनों क्वेश्चन को जवाब दें। जब मैंने आपको इतना पढ़ा दिया तो आपको पता चल गया होगा कि क्या चीजें हैं इनके क्वेश्चन में, और जो चीज ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे सवाल में पूछ भी लें। ठीक है, आगे चलते हैं। आर्यों का स्थानांतरण किस तरीके से होता है। मैंने बताया था कि आर्य कहां से आए थे, आर्य आए थे साइबेरिया से। एक सेकंड में आपको दिखाता हूं, देखिए ध्यान से देखिए, आर्य कहां के हैं, आर्य देखिए यहां से सिर्फ आर्य ही नहीं आए, ये इंडो यूरोपियन ग्रुप है। ठीक है, इंडो यूरोपियन एक ग्रुप है जिसमें एक वर्ग जो था, इधर से देखिए इस रास्ते से आर्य के जो थे वो भारत पहुंचते हैं। ठीक है, समझ गए आप, ये पूरा लाइन देख रहे हो, इस लाइन के माध्यम से आर्य कहां पहुंचते हैं, भारत में दक्षिण पश्चिम हिस्से में सिंधु नदी के पास। यहीं से कुछ लोग फारसी जो होते हैं वो ईरान पहुंचते हैं। ठीक है, हिती हिती जो है वो तुर्की पहुंचता है। ठीक है, इसी बहाने आप देखेंगे इटालियन लोग भी पहुंचते हैं। ठीक है, और इसी बहाने एरोडियन लोग भी पहुंच जाते हैं। कहां पे, अफ्रीका के आसपास। ठीक है, सॉरी अफ्रीका कह रहा हूं, यहाँ पे ग्रीक के आसपास। ठीक है, तो ये सारी भाषाएं आप समझ गए कौन कहां से आ रहा है और कौन कहां जा रहा है। लेकिन आपको ये समझ में आएगा कि जो दक्षिण साइबेरिया है वहीं से ही आर्यन भारत आए थे। और ये सब जो आए थे, आपको अगर आपको ये लगेगा कि नहीं ये सब तो ऐसे गलत भी हो सकता है, तो इसका वर्णन भी हमें आगे पता चलेगा कि ऐसे स्थानांतरण कैसे हुआ है। देखिए जितने भी वेद मंत्र हमें पास लिखे गए हैं ना, ये जो वेदों का मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे पास जो वेद मंत्र है के लिखित जो चीजें हैं वो आर्यों के द्वारा जो लिखित चीजें हैं वो इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा से संबंधित है। जैसे इंडो यूरोपियन भाषा कौन सी होती है, ये जो इंडो और यूरोपियन भाषा जो हमने अभी यहाँ पढ़ा था ऊपर में, देखिए ये जो इंडियन यूरोपियन जो लोग हैं, जो उसमें एक आर्यंस भी शामिल है, फारसी भी तारी है, हिती भी शामिल है, इटालियन भी शामिल है। तो इसका वर्णन हमें कैसे पता चलता है कि हमें पता चलता है जो भाषा है ना, भाषा के माध्यम से हमें पता चल जाता है कि ये सभी लोग एक ही परिवार से संबंध रखते हैं, जिसको कहते हैं इंडो यूरोपियन। ठीक है, इसमें जो भाषा शामिल होते हैं उसमें शामिल होता है हमारे पास लैटिन भाषा, संस्कृत भाषा और ग्रीक भाषा। ठीक है, फारसी भाषा। इस चीजों की जो हमें भाषाएं है ना, इसमें कई चीजें आपस में मिलती जुलती है। इनके मिलाप के कारण ही हमने डिसाइड कर लिया, हमने पता किया कि ये सभी एक ही परिवार से संबंध रखते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है कि हमें कई सारे ऐसे धार्मिक चीजें भी मिलती है जो आपस में संबंध रखती है। ठीक है, जैसे कई ग्रीक गॉड है जो हिंदू गॉड से काफी मिलते जुलते हैं, कई कई फारसी गॉड हैं जो हमें भगवान है जो हमें आर्य भगवान से मिलते जुलते हैं। तो इस तरह की चीजें भी हमें देखने को मिलती है, इसलिए हम मान लेते हैं कि ये सभी एक ही जनजाति से लगभग संबंध रखते होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको भी आप अटेम्प्ट करें, कमेंट सेक्शन में जवाब दें। ठीक है, आगे चलते हैं। आर्यों के अगर भौगोलिक विस्तार के बारे में वर्णन करें तो आर्यों का भौगोलिक विस्तार कैसे होता है कि शुरुआत में जो आर्य होते हैं ना वो सप्त सिंधु नदी के आसपास रहते हैं। ये सप्त सिंधु क्या होता है, सिंधु नदी और उसके आसपास के जो क्षेत्र होते हैं ना, ये देखिए हमारा प्यारा भारत है। आप ध्यान से देखिए इस नक्शे में, आपको क्लैरिटी नहीं दिखेगी क्योंकि नक्शा थोड़ा बबलेट टाइप का है। ठीक है, यहाँ देखेंगे आप ध्यान से तो हमें दिखेगा, यहाँ देखिए, यहाँ अगर हम देखें, एक सेकंड, ये पेन कहाँ गया, हाँ ये रहा। तो अगर हम यहाँ देखें, एक लाइन खींचें तो ये सिंधु नदी मिलती है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये सिंधु नदी है। तो सिंधु नदी के आसपास की जो नदियां हैं ना, टोटल जितने भी, ये टोटल 7 नदियां थी। ठीक है, ये सातों नदियों का अगर हमें वर्णन देखने को मिलेगा तो इसी को कहते हैं हम सप्त सिंधु। ठीक है, ये सप्त सिंधु नदी से ये विदय की ओर निकलती है। विदय किधर है, विदय यहाँ है, विदय यहाँ पे देखिए बिहार का उत्तरी हिस्सा, खास करके इसको मिथिला भी कहते हैं, मिथिला विदय कहा जाता है। तो अगर कोई मिथिला से हो तो इसको समझ सकते हैं कि मिथिला विदय का वर्णन भी हमें यहाँ पे वर्णन मिल जाता है उत्तर वैदिक काल में। ये ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल की ओर प्रस्थान जो होता है कहाँ होता है, सप्त सिंधु से विदय की ओर। ठीक है, इसका विवरण हमें मिलता है सतपथ ऋषि के माध्यम से। सतपथ ऋषि जो हमारे पास ब्राह्मण ग्रंथ है उसके माध्यम से पता चलता है कि जो आर्य थे वो इस तरफ निकल गए। ठीक है, तो सप्त ब्राह्मण जो थे, सॉरी जो सप्त सिंधु था, इसके में जो हमें वर्णन मिलता है, देखिए इसमें टोटल 7 नदियां थी। 7 नदियां कौन कौन सी थी, पहले था सिंधु, झेलम, झेलम को उस टाइम पे कहा जाता था वित्सा। ठीक है, उसके बाद मिलता है चिनाब, चिनाब को कहा जाता है अश्कनी। ठीक है, उसके बाद मिलता है रावी, रावी को कहता है परुषण। ठीक है, व्यास, व्यास को कहा जाता है विपाशा। उसके बाद होता है सुतदी, सुतदी मतलब सतलुज। और हमें सबसे इंपॉर्टेंट सरस्वती नदी देखने को मिलती है। जाके सरस्वती नदी आज हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन सरस्वती नदी का वर्णन ऋग्वेद में वर्णन किया गया है, यानी कि कभी उस टाइम पे
सरस्वती नदी बहती होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करें। ठीक है, आगे चलते हैं। हमें इसकी अर्थव्यवस्था के बारे में वर्णन करता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के ऊपर जाते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है कि उत्तर वैदिक काल में अगर हम देखें तो उत्तर वैदिक काल में जो यूपी का जो कौशाम्बी है, ठीक है, और बिहार का जो विदय है, विदय मैंने बता दिया, बिहार का उत्तरी हिस्सा यानी मिथिला की तरफ, यहाँ पे ये लोग पहुंचते हैं और इनको सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी होती है लोहे की। किनको? आर्यों को जानकारी होती है लोहे की। कब? उत्तर वैदिक काल में लोहे की जानकारी हो जाती है और फिर क्या करते हैं, उस पूरे इलाके में वहां पे जो जंगल होते हैं, पेड़ पौधे, उन्हें वो काट देते हैं और खेती लायक जमीन बनाते हैं। खैर, फिलहाल हम इनके अर्थव्यवस्था के ऊपर बात करते हैं। अर्थव्यवस्था में क्या था? देखिए, शुरुआत में जो आर्य जो आए थे ना देश के अंदर, तो उनका मुख्य कार्य क्या था? पशुपालन। ठीक है, वो पशुपालन करते थे और इसका वर्णन हमें ऋग्वेद में मिल जाता है कि इनका मुख्य जो कार्य था वो था पशुपालन का। कृषि कार्य करते थे बट बहुत छोटे लेवल पे। ठीक है, उसमें भी वो सिर्फ जौ उपजाते थे। ठीक है, जिनका वर्णन हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ये इनका मुख्य काम था कि ये वस्तु विनिमय के माध्यम से, यानी कि एक चीज आप लो और दूसरी चीजें हमें बदले में दो, यानी कि जिसको दूध की जरूरत है उसको दूध दो, जिसको गेहूं चाहिए वो गेहूं लेगा। तो वस्तु विनिमय के माध्यम से ये अपना व्यापार करते थे। ठीक है, मतलब ये डायरेक्टली इसके माध्यम से व्यापार क्या करते थे, और जिसमें क्या होता था, गाय जो थी वो सबसे प्रमुख कारण था। मतलब वस्तु विनिमय में, मतलब वस्तु के आदान प्रदान में गाय सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, अन्य जो इनके रोजगार थे, ऐसा नहीं था कि सिर्फ दो ही कारण है कि जैसे कृषि करेंगे और खेती करेंगे, बाकी जो अन्य जो है अन्य काम भी तो करेंगे ना, क्योंकि खेती तो हर समय की नहीं जा सकती। तो जो खेती नहीं की सकते वो पशुपालन करेंगे, और पशुपालन खेती जो होती है वो हमेशा नहीं हो पाती। तो जिस टाइम पे खेती पशुपालन नहीं होगा उस टाइम पे क्या करेंगे? शिकार करेंगे। बाकी कुछ जो अन्य लोग जो खेती और पशुपालन दोनों नहीं करते, वो क्या करेंगे? वो बढ़ाई का काम करेंगे, रंगाई करेंगे, कपड़ों की बुनाई करेंगे, रथ बनाएंगे, धातु को गला करके कुछ ढालेंगे, कुछ नई चीजें बनाएंगे। तो ये सारे काम भी ऋग्वैदिक काल में किए जाते हैं। उसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में हमें सबसे पहले मिलता है विशाल, मतलब आपको दिखेगा कि इस काल में हमने खेती की शुरुआत की। इस टाइम पे हमने क्या की? खेती की शुरुआत की, और हमें वर्णन मिलता है 6 और 8 जो भैले होते हैं उनके साथ खेती करने की। यानी कि इतना बड़ा खेती की जाती थी कि 8 और 6 बैलों और 8 बैलों को एक साथ जोड़ करके, जैसे हम कतार में देखते हैं, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास 2 बैल हैं, अगर हम यहाँ पे एक तरफ 6 बैलें कर दें तो सोचिए कितनी बड़ी यहाँ पे खेती करने के लिए हमारे पास जगह मिल जाएगी। ठीक है, तो इतने माध्यम से हमें खेती करते थे। 6 और 8 बैलों को इकट्ठा जोड़ करके खेती किया जाता था। इनके हल्का में प्रमाण उत्तर वैदिक काल के जो ग्रंथ है उनमें हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पके हुए चावल के दाने को भी हमें वर्णन मिलता है उत्तर वैदिक काल में। यहाँ पे लोहे की भी खोज हो चुकी है, हमने खेती करने के लिए जमीन साफ कर दी, हमने लोहे के, अब हमने चावल को उपजाना शुरू कर दिया और चावल को हमने दान दक्षिणा का माध्यम बना दिया। ठीक है, पके हुए चावल का इस्तेमाल आज भी हमारे भारतीय शादियों में किया जाता है, और जितने भी हमारे पास धार्मिक ग्रंथ होती है, जितने भी धार्मिक कार्य होते हैं, वहां पे हमें पके हुए चावलों के वर्णन देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो पके हुए चावल का उपयोग किया जाता है। तिल का उपयोग किया जाता था, तिल का उपयोग धार्मिक कर्म कांडों में तिल के तेल का उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो लोहे का उपयोग शुरू हुआ था इनके टाइम पे उत्तर वैदिक काल में। लोहे को ये क्या कहते थे उस टाइम पे? अयस्क। लौ मतलब उसको कहते थे कृष्ण अयस्क। ठीक है, कृष्ण मतलब जो कृष्ण भगवान काले होते हैं, तो उस टाइम पे क्योंकि काले अयस्क के टाइम पे, या फिर श्याम अयस्क या कृष्ण अयस्क, जो में से कुछ भी आपको पसंद है वो आप एग्जाम में लिख सकते हैं कि श्याम अयस्क या कृष्ण अयस्क कहा जाता था। किसको? लोहे को। ठीक है, लोहे जैसे धातु को। इसका उपयोग किसमें होता था? इसका उपयोग होता था जंगलों को साफ करने में और खेती के हल के निर्माण में। ठीक है, हल के निर्माण और खेती करने में इनका उपयोग किया जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है समाज के बारे में। ठीक है, हम आते हैं समाज के बारे में। देखिए, समाज जो था, समाज की मूल इकाई हमेशा से परिवार रही है। ठीक है, परिवार जो आपस में मिलेंगे, 2 परिवार आपस में मिलेगा या कई सारे परिवार मिलेंगे तो वंश बनेगा, और जब कई सारे वंश आपस में मिलेंगे तो वो जन बनेगा। समझ गए? परिवार आपस में मिलेंगे तो जो मूल इकाई है वो परिवार है। ठीक है, व्यक्ति से परिवार बना और परिवार से वंश बने। काफी सारे परिवार आपस में मिले और उन्होंने आपस में वंश बनाया, वंश आपस में मिले, इन्होंने जन बनाया, और जन ही जो है वही शासन करेगा। ठीक है, अब यहाँ का जो शासन करेगा वो किसके माध्यम से होगा? जन के माध्यम से। ठीक है, और जन जो है वो सबसे बड़ी सामाजिक इकाई होगी। ठीक है, परिवार जो है सबसे बड़ा इकाई, मतलब व्यक्तिगत इकाई होगी, और जन क्या है? सबसे बड़ी सामाजिक इकाई है। ठीक है, अब जाते हैं। देखिए, यहाँ पे जो जाति का जो अर्थ है ना, यहाँ पे जन या जाति की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जाति का अर्थ किसी विशेष जाति या किसी विशेष समुदाय से नहीं है। ठीक है, ना ही जाति का यहाँ पे उपयोग जो है वो आज के संबंध में जाति का उपयोग किया जाता है। वहां पे भी जाति का मतलब वही है कि काफी सारे वंश आपस में मिले और उन्होंने जाति का निर्माण किया, जन का निर्माण किया। ठीक है, सामंतवादी समाज था। सामंतवादी समाज मतलब जमींदार टाइप में समाज था कि लोगों के पास बहुत सारी जमीनें थी और उस पर लोग खेती करते थे। यहां तक वर्णहीन समाज था। वर्णहीन समाज का मतलब अभी तक कोई वर्ण व्यवस्था नहीं बनी है, यानी कि कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस तरह की चीजें नहीं बनी है। ठीक है, तो अभी वर्णहीन व्यवस्था है और जो समाज है वो पूरी तरीके से
एकदम उदार है, अभी समाज में कट्टरता आई नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो महिला है, महिलाओं को भागीदारी का अधिकार है। कहाँ पे? सार्वजनिक जीवन में भागीदारी का अधिकार है। देखिए, दो तरह की समितियां बनती थी, एक समिति थी, एक सभा थी, जिसके माध्यम से क्या होता था कि राजाओं को चुना जाता था। ठीक है, और इसको चुनने का अधिकार और समाज में हर तरह की जो बैठकें होती थी, उस बैठकों में भाग लेने का अधिकार और समाज के हर कल्याण के लिए आप कार्य करें, इसके लिए अधिकार महिलाओं को भी अधिकार था। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को विशेष अधिकार था कि वो राजाओं को भी चुनती थी। ठीक है, अपने लिए पति भी चुनती थी। तो ये अधिकार ऋग्वैदिक काल में महिलाओं के पास था। जब हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो यहाँ पे गोत्र नाम की प्रथा शुरू हो जाती है। गोत्र आपको पता होगा, अगर आप विवाह संबंध से परिचित हैं तो अगर गोत्र गोत्र जैसी सभाएं हमारे पास देखने को मिलती है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, गोत्र का प्रचलन आ जाता है और ये गोत्र के जो लोग थे, सेम गोत्र के लोग, वो एक ही वंश से संबंधित रखते थे। समझ गए? मतलब एक ही वंश से ये लोग संबंधित रखते हैं, एक गोत्र वाले लोग, यानी कि ये लोग एक ही परिवार से संबंध रखते हैं। समझ गए? इसलिए इनमें विवाह संबंध नहीं हो सकता था, ना तो उस समय पे होता था, ना ही आज होता है। हालांकि आज मॉडर्न सोसाइटी में आप इस तरह की चीजें बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन हाँ, गोत्र जैसी प्रथाएं उस टाइम पे प्रचलित थी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जो विवाह संबंध होती है वो इनके साथ नहीं होगी, लेकिन हाँ, जो ये बहुपति का प्रथा होती थी, ये प्रचलित थी उस टाइम पे भी, यानी कि बहुत सारी पत्नियां एक साथ पति को रख सकती थी और बहुत सारे पति एक साथ पत्नियों को रख सकते हैं। लेकिन हालांकि ये बहुत रेयर केस में होता था, लेकिन था, इस तरह की प्रथाएं भी प्रचलित थी। ठीक है, महिलाएं जो थी वो सामाजिक जीवन में अब भाग नहीं ले सकती थी। ठीक है, और जो ये वर्ण व्यवस्था था ये आ चुका था। ठीक है, यानी कि हमारे पास ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र उत्तर वैदिक काल में हमें देखने को मिलता है। यानी कि जो प्रारंभिक वैदिक काल थे, शुरुआत में जो वैदिक काल थे, उस टाइम पे हमें इन चीजों को नहीं देखने को मिलता है, लेकिन बाद में हमें वर्ण व्यवस्था भी वैदिक काल में देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आश्रम व्यवस्था। देखिए, आश्रम व्यवस्था ना चार कारणों से चुना गया है। एक तो होता है ब्रह्मचर्य, ठीक है, दूसरा होता है गृहस्थ, तीसरा होता है वनप्रस्थ और चौथा होता है सन्यासी। ठीक है, जो ब्रह्मचर्य होता है उसमें आप शिक्षा लेते हो, यानी कि विद्यार्थी जीवन जीते हो। जब आप गृहस्थ बन जाते हो तो आप अपने परिवार को संभालते हो। जब आप वनस्पति बन जाते हो तो आप वन में चले जाते हो, और जब आप सन्यासी बन जाते हो तो आप सब कुछ त्याग देते हो। ठीक है, तो ये तरह के चार अवस्थाएं हमारे जीवन में देखने को मिलती थी, जो हमें ऋग्वैदिक काल के समाज में देखने को मिला। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, धर्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पूरे ऋग्वैदिक समाज में, क्योंकि पूरे वैदिक समाज में। देखिए, सबसे पहले आता है ऋग्वैदिक समाज में। ऋग्वैदिक समाज में क्या होता है कि हमें प्राकृतिक शक्ति की प्रमुख पूजा होती है, जिसमें होते हैं इंद्र, ठीक है, जिसमें होता है हमारे पास अग्नि, वरुण, ठीक है, इन तरह की देवताओं की पूजा होती है। और एक होते हैं पुष्य देवता। ठीक है, जब हम उत्तर वैदिक काल में आ जाते हैं, ठीक है, ऋग्वैदिक काल में हमने समझ गया किसकी पूजा हो रही है, प्राकृतिक देवताओं की, जिसमें होता है इंद्र, जो कि किसके देवता है, जो कि युद्ध और मौसम के देवता है। अग्नि देवता, ये घर में कार्य करने वाले देवता होते हैं, मतलब घरों के ऊपर और आहुति वगैरह में इनका उपयोग किया जाता था। ठीक है, वरुण वायु के देवता, मतलब जल के देवता, इसके साथ वायु होते हैं। इसके तो पुष्य होते हैं, पुष्य होते हैं पशुओं के देवता। ठीक है, तो इस तरह के देवता थे। और जो ऋग्वैदिक काल था, मतलब वेदों का शुरुआती हिस्सा जो था, वैदिक काल का शुरुआती हिस्सा ऋग्वैदिक काल में, इस काल में ना तो हमें कोई मंदिर निर्माण का मतलब साक्ष्य मिलता है, और ना ही हमें किसी मूर्ति पूजा का वर्णन मिलता है। ठीक है, यानी कि ऋग्वेदी में ना कोई मंदिर थी और ना ही कोई मूर्ति पूजा हुआ करती थी। जब हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो हमें ये तीन प्रमुख देवता देखने को मिलते हैं, जो होते हैं भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा। ठीक है, इन चीजों को हमें देखने को मिल जाता है कहां पर, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, अब जो ये पुराने देवता थे ये इतने महत्वपूर्ण नहीं रहे, अब ये देवता महत्वपूर्ण हो गए। ठीक है, हालांकि इन देवता की पूजा अब भी होगी, लेकिन महत्व जो होगा अब इनके देवताओं का होगा। ठीक है, जो पुष्य देवता थे अब वो शूद्र के देवता हो जाएंगे, यानी कि जो पशु वाले देवता थे, तो पहले पशु प्रमुख था क्योंकि समाज पशुपालन था। ठीक है, अब पर समाज जो है पशुपालन से कृषि की तरफ शिफ्ट हो गया, तो अब ये देवता उतने महत्वपूर्ण नहीं रखेंगे। उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, बड़े बड़े यज्ञ आयोजित किए जाते हैं, हर प्रकार के यज्ञ, जिसमें होता है अश्वमेध में वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ। इनका वर्णन हमें रामायण और महाभारत के ग्रंथों में भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अब हमें वर्चस्व दिखती है। इसका कारण क्या होता है, बड़े बड़े यज्ञ करवाने का? यज्ञ करवाने का मतलब होता है कि राजा अपना वर्चस्व दिखाते थे कि वो बहुत महान है और बहुत प्रमुख है। इसके साथ साथ क्या होता था, वो राजनीतिक रूप से भी खुद को महत्व दिखाना चाहते थे, जहां पर पूरे राज्य से लोग आते थे और राजाओं से परिचित करवाते थे। ठीक है, और इस प्रथा में क्या होती थी, ये जो यज्ञ होता था इसमें बलि बहुत ज्यादा की जाती थी। ठीक है, जिस कारण से क्या हुआ, इसका विरोध भी हुआ। ठीक है, उपनिषद ग्रंथों में हमें यहाँ पे होने वाले उन बलियों के बारे में पता चलता है, जिसका यहाँ पे विरोध किया जाता है। ठीक है, उपनिषद के ग्रंथों में बलि का बकायदा विरोध किया गया है, जो ये भारी भारी यज्ञों में की जाने वाली बलि होती थी। ठीक है, इसके साथ क्या होता था, मोक्ष प्राप्ति के ऊपर उपनिषद में बल दिया गया। ठीक है, बलि को छोड़ करके मोक्ष प्राप्ति पे बल दिया गया। ठीक है,
यहाँ आप समझ के इतना, आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, राज्य व्यवस्था के बारे में। इस टाइम पे जो राज्य व्यवस्था होती है ना, जो राजा का पद होता है, वहां पे दो तरह की बातें मैं बताता हूँ। एक तो होता है ऋग्वैदिक काल के, मतलब राजा किस तरीके से थे, और एक था उत्तर वैदिक काल में। ये उत्तर वैदिक काल जब मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, तो उत्तर वैदिक काल को आप 3 हिस्सों में समझ सकते हैं कि एक तो ऋग्वैदिक काल हो गया प्रारंभिक समय, और उत्तर वैदिक काल में जिसमें सोम वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन तीनों वेद को लिखा गया था, उसे कहते हैं उत्तर वैदिक काल। और जो ये ऋग्वैदिक काल होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद को लिखा गया था। इन दोनों के बीच में ना, यानी ऋग्वेद और सामवेद के बीच में लगभग लगभग 600 सालों का अंतर है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो जो ऋग्वैदिक काल थे, इसमें जो प्रमुख नेता थे, मतलब जो प्रमुख नेता जो राजन थे, इनका पद वंशानुगत नहीं था। ठीक है, और इन्हें चुना जाता था किसके द्वारा, जो समितियां थी जिसमें महिलाएं भी भाग लेती थी, उन समितियों के द्वारा। ठीक है, तो समझ गया। बलि की जो व्यवस्था थी वो भी चल रही थी, लेकिन बलि जो था वो एक प्रकार का कर था। बलि जो था एक प्रकार का कर था। यहाँ पे बलि का मतलब किसी की मृत्यु नहीं है, बलि एक प्रकार का नाम है जो एक प्रकार का कर है। ठीक है, एक कर का माध्यम है। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि जो सामाजिक इकाई है वो जन है, प्रमुख नेता राजन है। ठीक है, अभी जो हमने बताया था सामाजिक इकाई का मुख्य दौर क्या था, जन था, और जन का प्रमुख नेता राजा था। राजन का मुख्य कार्य क्या है, वो है जनता के जो पशुधन है उनकी सुरक्षा करना। बस उनका काम में सिर्फ एक ही है, जितने भी हमारे पास पशुधन है उनकी सुरक्षा करना, इसके बदले वो युद्ध लड़ेगा। युद्ध लड़ने के लिए उसके पास कोई अस्थायी सेना नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे कोई भी अस्थायी सेना का वर्णन नहीं है। बलि जो होगा लोगों द्वारा एक प्रकार का कर होगा, और ये जो कर है ये कोई ऐसा नहीं कि जोर जबरदस्ती से देना ही देना है, नहीं, ये प्रकार का राजा को दिया गया भेंट है। ठीक है, जो आपको मतलब दे ना दे उस पर डिपेंड करता है, कोई जबरदस्ती नहीं है, आपको देना ही देना, इस तरीके से चीजें नहीं होती है। ठीक है, राजा का पद चुनाव के माध्यम से होगा, जिसमें महिलाएं भी भाग लेगी, सभा और समिति के माध्यम से ये चीज होगा। अब उत्तर वैदिक काल में आते हैं, यानी कि ऋग्वेद के बाद वाला हिस्सा। इस काल में क्या होता है, जो राजा का पद होता है ना वंशानुगत हो गया, यानी कि अब पिता का बेटा मतलब राजा का पुत्र ही राजा बनेगा। ठीक है, श्रेष्ठ राजा बनेगा। ठीक है, जनसभा जो होगी वो कमजोर हो गई, क्योंकि अब सभा और समितियां वो कमजोर हो चुकी है। शुल्क जो है अब वो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, सॉरी, बलि जो है, बलि मतलब कर, वो आपको देना ही पड़ेगा। और एक अस्थायी सेना भी थी, अब राजा के पास एक अस्थायी सेना बन चुकी है। ठीक है, महिलाओं की स्थिति में यहाँ पे गिरावट आएंगी, क्योंकि महिला जो है अब वो ना तो सभा और समिति में भाग ले सकती हैं, यानी कि अब उनका सार्वजनिक जो हिस्सा था आर्थिक वो कम हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो गया कि अस्थायी सेना और नौकरशाही का वर्णन हमें इन्हीं मतलब इसी मतलब उत्तर वैदिक काल में ही देखने को मिलता है, जहां पे हमारे पास अस्थायी सेना, क्योंकि अस्थायी सेना और अस्थायी सेना दोनों में नौकरशाही देखने को मिलता है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब जो राज्य है वो बड़ा हो चुका है, अब वो राज्य छोटे नहीं है। क्योंकि ऋग्वैदिक काल में इतने सारे वर्णन इसलिए मिलते थे क्योंकि यहाँ पे राज्य छोटे थे, आबादी कम थी, यहाँ पे आबादी ज्यादा हो चुकी है, और इसके साथ साथ समस्याएं भी बढ़ चुकी है। तो इन्हीं समस्या का समाधान करने के लिए इन चीजों का वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस आप करें बिल्कुल। इसमें जो 8 क्वेश्चन है मैंने जितना भी करवाया सब इसी में से महत्वपूर्ण है। आप इस क्वेश्चन करें, कमेंट सेक्शन में जवाब दें। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इतना ही कहकर हम इसको रोकना चाहेंगे। जय हिंद दोस्तों, और अगर आपको हमारे टॉपिक पसंद आए तो हमें